Hello and welcome to Pharma Career Hub. I am Dr. Sonal Solanki and I welcome you for today's video. If you are actually moving to industry, you want to switch from production to QA QC, or you want to have an leverage over the interview process, then definitely do watch all our pharma placement series video. If you are in this lecture, we will cover GC. Okay, we will also cover the principle of GC, the system of GC. We will also cover some troubleshooting problems of GC, and we will also understand in detail what are the whole interview process is about and the interview advice. So stay till the end. Now, without further ado, let's begin. So first of all, what is GC? Okay, so GC is nothing but the gas chromatography. It is one of the most important instruments which is used in the QA QC labs. Okay, so in the quality control labs, GC or the gas chromatography, it is an analytical technique which is used to separate or identify volatile and semi volatile compounds. Okay, तो जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे जैसे HPLC में दो फेज होते हैं, यहाँ पे भी दो फेज होते हैं. HPLC में एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज होता था, मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड. ओके, इन GC यू हैव वन solid and one is a gas. Okay, so that is why it is called as a gas chromatography. Okay, तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल फेज होगा तो वो होगा आपका गैस. ओके, तो जो गैस है वो आपका so gas is used for quantification and identification of the volatile and the semi volatile compound. Okay, तो ये एनालाइज करने के लिए हम गैस का यूज करेंगे. ओके, तो अनलाइक HPLC, GC uses an inert gas carrier which is also called as a mobile phase. Okay, तो यही एक मेन डिफरेंस है कि HPLC में लिक्विड होता है मोबाइल फेज और गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस होता है मोबाइल फेज. ओके, the stationary phase inside the GC is coated with a heavy capillary column. Okay, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ पे जो कैरियर गैस है वो इनर्ट होता है और जब वो गैस है वो कॉलम में पास करेंगे. ओके, तो जो कॉलम होता है वो पैक्ड होता है. ओके, सो कॉलम इज पैक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड इट इज ऑल्सो कोटेड इनसाइड अ कैपिलरी कॉलम. ओके, तो कैपिलरी कॉलम में वो कोटेड होता है. ओके, तो कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर वोलाटिलिटी एंड इंटरैक्शन विद द स्टेशनरी फेज लाइक इन द केस ऑफ HPLC ऑल्सो. ओके, तो HPLC में भी जैसे हमने देखा दोस्तों कि जो कॉलम होता है उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है तो उसकी इंटरैक्शन या एफिनिटी की वजह से जो भी कंपाउंड उस पर स्टिक होते हैं या रिएक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक वो कॉलम में रहते हैं. तो सेम केस में यहाँ पे भी जो कंपाउंड ज़्यादा रिएक्ट करेंगे GC के कॉलम के साथ तो वो उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा. ओके, तो नाउ यहाँ पे देखा जाए तो कैरियर गैस इज देयर. ओके, देन देर इज एन इंजेक्टर पोर्टल. ओके, जहाँ पे आप सैंपल इनलेट या आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो सैंपल को. एंड देन देर इज अ स्टेशनरी फेज. यहाँ पे देखिए कॉलम का स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों. HPLC में कॉलम जो था वो इट वॉज अ स्ट्रेट कॉलम लाइक दिस. ओके, इन GC you can see that the column is in a circular way. Okay, and then after that the column is also placed inside a ओवन दैट इज अ कंट्रोल्ड टेम्परेचर. ओके, तो ओवन है यहाँ पे जहाँ पे वो कॉलम है वो ऐसे कॉइल करके अंदर ओवन के रखा गया है जहाँ पे उसका टेम्परेचर कंट्रोल हो. ओके, सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द GC एंड द ओवन. ओके, आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो सी दैट the column on the other end it is connected to the detector which detects the eluted components. Okay, तो जो eluted होके जो components बाहर आते हैं वो डिटेक्टर में डिटेक्ट होते हैं एंड देन देर इज अ डेटा सिस्टम वेयर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमेटोग्राम, जैसे कि HPLC में हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में. ओके, सो नाउ we will understand the components of the after understanding the components of the GC system, let us see what is the head space in GC. Okay, तो GC में हेड स्पेस क्या होता है दोस्तों. ओके, तो हेड स्पेस इज अ टेक्निक यूज टू एनालाइज द वोलाटाइल एंड सेमी वोलाटाइल सैंपल्स विदाउट डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द सैंपल. ओके, तो सैंपल को डायरेक्ट अंदर इंजेक्ट किए बिना ओके हमें पता चलेगा कि तो हमें पता चलेगा कि
अंदर जो सैंपल है वो वोलाटाइल है कि नहीं। ओके, तो हमें वो खोलने की भी जरूरत नहीं है। ओके, सो विदाउट डायरेक्टली इंजेक्टिंग द लिक्विड इनटू द कॉलम वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट द सैंपल इनसाइड इज वोलाटाइल और नॉट। ओके, सो ये करने की एक प्रोसीजर है। ओके, तो यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो सैंपल है वो एक सील्ड वायल में होता है दोस्तों। तो वो जो वायल है वैसे की वैसे आप अंदर रखेंगे ओवन में, देन यू विल हीट इट। आप उसको हीट करोगे, अगर उसके अंदर अगर कोई वोलाटाइल कंपाउंड्स होंगे देन दे विल फॉर्म द वेपर्स इनसाइड द हेड स्पेस विच इज देयर इन द वायल। ओके, हेड स्पेस मतलब क्या कि लिक्विड के ऊपर का जो पार्ट होता है अप टिल द लिड ऑफ द कॉलम दैट इज कॉल्ड एज अ हेड स्पेस। ओके, तो वो जो हेड स्पेस है वो एम्प्टी होता है। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो उसमें जो वोलाटाइल कंपाउंड्स है वो क्या करेंगे, वहां पे वेपर्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो वो जो वेपर फॉर्म करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग अंदर ऑटो इंजेक्टर डाल के वो वेपर हम लोग खींच लेंगे। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर दैट देयर इज अ ऑटो इंजेक्टर विच इज an injection. Okay, so by just putting it, piercing it through the rubber cork of the lid, you can take out those vapors and then directly inject those vapors for the gas analysis, for the GC analysis. Okay, so in this way the headspace it is used for analyzing the volatile components in the GC without exactly removing the vial. Okay, so without exactly opening you can come to know whether the compound is volatile or not. Okay, इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि जीसी कहाँ पे यूज होता है। ओके, सो वेयर इज जीसी यूज, तो जीसी का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जीसी है वो सॉल्वेंट एनालिसिस के लिए यूज होता है। ओके, इसेंशियल ऑयल एनालिसिस के लिए यूज होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस के लिए यूज होता है, फूड एंड बेवरेज टेस्टिंग के लिए हम जीसी का यूज करते हैं। फिर पेट्रोकेमिकल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है जहाँ पे पेट्रोल के या वोलाटाइल कंपाउंड के वेपर्स होते हैं। ओके, फिर फॉरेंसिक साइंसेस में हम लोग जीसी का यूज करते हैं सबसे ज्यादा, क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं। ओके, सो जहाँ जहाँ पे वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे हम जीसी का यूज करते हैं। ओके, तो एक इंटरव्यू टिप ऐसी है दोस्तों कि जीसी जो है वो मेनली वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज होता है, वेराज जो एचपीएलसी होता है वो नॉन वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। ओके, सो दिस इज वन मोर डिफरेंस विच यू कैन रिमेंबर। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है जीसी का और वो काम कैसे करता है। ओके, तो जीसी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशनिंग। ओके, तो HPLC also works on the principle of partitioning. Then what is the difference? Okay, so the sample is first injected into the injector where it is first rapidly vaporized. Okay, तो जहाँ पे GC की बात आती है तो वो जो सैंपल है वो फर्स्ट हम इंजेक्ट करते हैं। ओके, इंजेक्टर में जहाँ पे वो जो सैंपल है वो पहले हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो एन इनर्ट कैरियर गैस सच एज द हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन carrier are used for vaporizing through the sample in the GC column. Okay, तो हम एक inert carrier gas यूज करते हैं। तो inert gases कौन से हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये जो होते हैं वो सैंपल को वेपराइज करते हैं और फिर पास करते हैं जीसी कॉलम में। तो एक बार जीसी कॉलम में आने के बाद ये कंपाउंड्स इंटरैक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरैक्शन या हाइड्रोफोबिसिटी और डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरैक्शन। ओके, affinity rather than interaction. Okay, so some compounds which interact with the stationary phase they travel slowly and other compounds travel faster. As a result of that the components become separated. तो ये जो components है ये आगे जाके धीरे धीरे ऐसे separate हो जाते हैं। So these separated compounds then they reach the detector, तो वहाँ पे detector होगा, वहाँ पे वो reach करेंगे और एक बार डिटेक्टर पे रीच करेंगे तो डिटेक्टर विल सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर विच विल प्रोड्यूस अ क्रोमेटोग्राम। ओके, तो आप ये डायग्राम से याद रख सकते हो इसका सीक्वेंस, कैरियर गैस, इंजेक्टर, कॉलम, ओवन, डिटेक्टर एंड द डेटा सिस्टम। ओके, तो ये आप याद रखिए, ये कॉमनली आस्क्ड है इंटरव्यूज में। उसके बाद कॉमन कंपोनेंट्स क्या है वो तो हमने देख ही लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन द HPLC एंड GC। तो HPLC एंड GC के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस यही है दोस्तों कि जो मोबाइल फेज HPLC में यूज होता है वो लिक्विड होता है और GC में जो मोबाइल फेज यूज होता है वो इनर्ट गैस होता है। ओके, सो second difference is that the HPLC is more suitable for the non-volatile compounds while the GC is suitable for the volatile compound. Okay, तो HPLC जो है अगर देखा जाए तो वो एक लोअर टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है और जीसी जो है वो हायर टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करता है। ओके, तो आपने ओवन का रोल भी यहाँ पे देख लिया है। ओवन इज नॉट प्रेजेंट इन
HPLC. Okay, so detectors are also different in HPLC and the GC. तो कौन से डिटेक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं? तो HPLC में दो टाइप के डिटेक्टर्स यूज होते हैं दोस्तों. One is called as a UV detector and other is called as a photodiode array, that is a PDA detector. Okay, और GC में डिटेक्टर्स जो यूज होते हैं कॉमनली वो है FID, TCD, ECD, NPD एंड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर्स. ओके, तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं दोस्तों. फिर उसके बाद HPLC है, वो वाइडली यूज करते हैं हम एसेज के लिए, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए. ओके, वेरएस GC जो है आप कहाँ पे यूज करते हो उसको, जहाँ पे वोलाटाइल कंपाउंड्स का एनालिसिस आपको करना है, रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस जहाँ पे आपको करना है. ओके, तो वहाँ पे आप GC का यूज करते हो. ओके, तो सिंपल टेक्निक तो यही है कि जो लिक्विड्स है वो HPLC, जो गैसेस है और वोलाटाइल सब्सटेंसेस है वो GC. इस तरीके से आप याद रख सकते हो. ओके, तो अभी जैसे हमने HPLC में देखा था वैसे यहाँ पे GC में भी एक सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट रहता है. ओके, तो जैसे ही HPLC में हमने देखा कि हर एक जो कंपोनेंट होता है तो वो कंपोनेंट हम टेस्ट करते हैं, मतलब कि पंप है, फिर डिटेक्टर है, फिर कॉलम है, मोबाइल फेज का डीगैसर है, तो हर एक चीज हम टेस्ट करते हैं. ओके, सो दैट इज सीरीज ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट. तो जैसे HPLC का हमने देखा वैसे ही GC का भी यहाँ पे है कि सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं. इट इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट विच इज यूज फॉर चेकिंग द फंक्शनिंग ऑफ द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम. ओके, GC के सिस्टम का हर एक कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, GC का कॉलम है, GC का ओवन है, GC का डिटेक्टर है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम सिस्टम सूटेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं. ओके, तो उसमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो चेक करते हैं, तो वो आपका रिटेंशन टाइम, देन इज योर पीक एरिया रिपीटेबिलिटी, देन इज योर रिजोल्यूशन टाइम, टेलिंग फैक्टर होता है. ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं सिस्टम सूटेबिलिटी चेक में GC में. ओके, तो बेसलाइन स्टेबिलिटी भी होती है इसी में. ओके, अगर आपका ऐसा मान लो कि सिस्टम सूटेबिलिटी चेक अगर आपका मीट नहीं करता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों? ओके, ऐसा भी तो आपको पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि आपका सिस्टम सूटेबिलिटी चेक वर्क ही नहीं कर रहा है, ओके, रॉन्ग आया उसमें रिजल्ट्स आपके, ओके, तो आप क्या वर्क बिगिन करोगे? ओके, सो आंसर इज दैट नो. ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, GMP की रिक्वायरमेंट है that without checking the system suitability check you are not supposed to begin with the any experiment with GC or either HPLC also. okay, क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक पैरामीटर है. ओके, तो अगर सारे सिस्टम्स अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ही वो आपको रिप्रोड्यूसिबल एक्यूरेट रिजल्ट्स देंगे, रिलायबल रिजल्ट्स देंगे. अगर इसमें से एक भी चीज़ गलत हो रही है तो आपको प्रोसीड नहीं करना है, उसका रिकैलिब्रेशन करना है या तो वो पर्टिकुलर पार्ट चेंज करना है. सब सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, सिस्टम सूटेबिलिटी चेक प्रॉपरली वर्क होगा सभी पैरामीटर्स पे, तो ही आप आगे जाके सैंपल एनालिसिस कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी विल जस्ट मूव वन स्टेप अहेड. व्हाट इज रेसिडुअल सॉल्वेंट्स? ओके, एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है? ओके, तो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स आर द ऑर्गेनिक वोलाटाइल solvents which remain in the drug substance or the drug products after manufacturing. okay, तो मान लो कि आपका कोई ऐसा वोलाटाइल सब्सटेंस है, ओके, जो आपके फॉर्मुलेशन में है, लाइक फॉर एग्जांपल कोई कॉफ सिरप है, उसमें कोई वोलाटाइल सब्सटेंस है. ओके, तो वो जो वोलाटाइल सब्सटेंस है तो वो वहाँ पे उसमें प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन द हेड स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉटल. ओके, मान लीजिए. ओके, तो ये एनालाइज करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस. ओके, तो इसको हम रेसिडुअल सॉल्वेंट्स कहेंगे. ओके, कि आपने फॉर्मुलेशन के टाइम पे कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट यूज कर लिए और बाद में आपने रिमूव किए और बाद में वो फॉर्मुलेशन गया है आपका पैकेजिंग में और बाद में वो आपका आपने क्वालिटी कंट्रोल के लिए बुला लिया, तो आपने वो चेक करेंगे कि उसमें कितने सॉल्वेंट्स है जो अभी भी वेपर फॉर्म में है, ओके, जो इवेपोरेट नहीं हुए, तो कितने रिमेनिंग है, कितने रेसिडुअल सॉल्वेंट्स है जो अभी भी वेपर स्टेट में है. ओके, तो वो एनालाइज करने के लिए आप GC का यूज करते हो. ओके, तो ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं दे आर ऑफन यूज ड्यूरिंग द सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सट्रैक्शन है, क्रिस्टलाइजेशन या फॉर्मुलेशन का कोई भी पार्ट स्टेप हो वहाँ पे आपने यूज किया है वोलाटाइल सॉल्वेंट. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द GMP नॉर्म्स यू शुड नॉट यूज द वोलाटाइल सॉल्वेंट वाइल कंज्यूमिंग, मतलब कि वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए पेशेंट को. ओके, तो वो स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट आपने यूज किए हैं तो वो इवेपोरेट करके हम रिमूव कर देते हैं फॉर्मुलेशन से. ओके,
तो अगर ऐसे केस में कोई फॉर्मुलेशन में रह गया है वोलाटाइल सॉल्वेंट, तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वोलाटाइल सॉल्वेंट। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो सारे स्टेप्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंथेसिस है या तो फिर एक्सट्रैक्शन है या फॉर्मुलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, कोई भी स्टेप में आपने यूज किया होगा। ओके, तो वो अगर माइन्यूट क्वांटिटीज में भी रह गया है तो वो उसको हम रेसिडुअल सॉल्वेंट्स कहते हैं। ओके, तो वो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स को आप कैसे एनालाइज करोगे? पहले तो एनालाइज करोगे, रिमूव तो बाद में करोगे, पहले चेक करोगे कि उसमें है कि नहीं है ट्रेस फॉर्म में। ओके, तो वो करने के लिए आप रेसिडुअल एनालिसिस परफॉर्म करते हो। ओके, तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि रेसिडुअल सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ओके, class 1, class 2 and class 3. So 3 types of residual solvents are used. Okay, so class 1 residual solvents, they should be totally avoided because they are highly toxic. Okay, तो एक तो वो highly toxic है, तो वो तो totally avoid करना चाहिए, यूज ही नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन से सॉल्वेंट्स है जो क्लास 1 के हैं? वो है आपका बेंजीन है, CCl4 दैट इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये जो सॉल्वेंट्स है ये आपके फॉल करते हैं क्लास 1 में। ओके, सिमिलरली जो क्लास 2 के सॉल्वेंट्स होते हैं वो आपको लिमिटेड प्रोपोर्शन में आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे कि मिथेनॉल है, एसिटोनाइट्राइल है, डाइक्लोरोमीथेन है, टूलिन है। तो ये जो क्लास 2 टाइप के सॉल्वेंट्स है जो आपको लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, देन थर्ड आर द क्लास 3 रेसिडुअल सॉल्वेंट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ लो टॉक्सिसिटी सॉल्वेंट्स, जो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो वो कौन से होते हैं? तो वो है इथेनॉल, एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, इथाइल एसीटेट। ओके, सो ये जो सॉल्वेंट्स है वो आप यूज कर सकते हो, तो वो लो टॉक्सिसिटी होते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब कि कोई फॉर्मुलेशन में आपने टाइप क्लास 2 के यूज कर लिए सॉल्वेंट फॉर्मुलेशन करते वक्त। ओके, तो बाद में कितने रेसिडुअल रह गए हैं वो हम चेक कैसे करेंगे? ओके, तो रेसिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस इज नॉर्मली डन यूजिंग द हेड स्पेस क्रोमेटोग्राफी इन GC। ओके, तो पहले क्या करोगे? आप वो सैंपल को प्रिपेयर करोगे, मतलब कि वो जो वायल है वो लोगे, उसको आप हीट करोगे टू जनरेट वेपर्स। तो उसमें से जो भी लिक्विड होगा तो वो वेपर को आप जनरेट करोगे। ओके, हीट करेंगे तो वेपर जनरेट होगा, और वेपर जनरेट होगा तो वो हेड स्पेस में बैठेगा। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे? आप वो इंजेक्टर से वो निकाल लोगे, उसमें से कितना भी हेड स्पेस में कितना भी वोलाटाइल गैस है फॉर्म हुआ वो आप इंजेक्टर से बाहर निकाल लोगे। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप वो जो वो जो गैस आपने निकाला हुआ है इंजेक्टर्स का, वो इंजेक्ट करोगे से कॉलम में आप उसको इंजेक्ट करोगे, फिर वो कॉलम आप रन करोगे। ओके, सो जो डिटेक्टर आपने GC में यूज करते हो, FID डिटेक्टर्स, ओके, सो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अंदर कितना गैस है, उसका कंटेंट कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ओके, कौन सा गैस है, वेदर इट इज गैस बिकॉज ऑफ मिथेनॉल, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ इथेनॉल और वॉट एवर। ओके, इसके साथ साथ आप जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बोला है कि रेसिडुअल वोलाटाइल सॉल्वेंट्स इतने प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ओके, उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में है तो फिर आपको वो वापस निकलवा लेने पड़ेंगे सारे रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। ओके, तो जितने एक्सेप्टेबल लिमिट्स है उसी में ये रेसिडुअल सॉल्वेंट्स होने चाहिए। ओके, नाउ we will go to the next and the most important part of this particular placement series, that is again called as a troubleshooting problems used in GC। ओके, तो GC में कौन से ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो हम देखेंगे। ओके, तो पिछले वीडियोस में हमने HPLC के भी कॉमन ट्रबल शूटिंग वीडियोस देखे हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे GC के ट्रबल शूटिंग पता होना चाहिए। ओके, कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं क्रोमेटोग्राम में वो भी पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो लेट अस मूव अहेड। So the first problem is the no peak। okay, तो जो common problems है वो either no peak है, peak tailing है, peak fronting है and so on। okay, so जो पहला problem है वो है आपका peak, no peak और very small peaks। okay, तो almost it is looking like a very small baseline। okay, और a flat baseline, sorry। तो कैसा दिख रहा है यहाँ पे? तो जब आपका इंजेक्टर प्रॉपरली नहीं चल रहा है, कॉलम आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है लो टेम्परेचर पे, या लीक हो रहा है वो कॉलम, ओके, या डिटेक्टर आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, रॉन्ग सेटिंग है, तो ये केस में आपको पिक नहीं ही दिखेगा। ओके, सो या तो फिर आपका बेसलाइन एकदम फ्लैट दिखेगा। ओके, सो नाउ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके लिए? तो पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि आप आपका इंजेक्टर चेक करो, ऑटो सैम्पलर के सेटिंग्स चेक करो, ओवन का टेम्परेचर वेरीफाई करो, वो प्रोग्राम लीक के लिए चेक करो।
और डिटेक्टर है उसका सेटिंग्स आइडेंटिफाई करो और सैंपल को इंजेक्शन वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करो या वेरीफाई करो। ओके, उसके बाद ये करने के बाद आपको एक बार चेक कर लो कि आपका जो बेसलाइन है उसमें कोई करेक्शन आया कि नहीं, उसमें आपको पीक्स वापस दिखने लगे कि नहीं। ओके, इसके साथ साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है पीक टेलिंग का। ओके, सो पीक टेलिंग में आप देख सकते हो कि जो एक पर्टिकुलर पार्ट होता है पीक का वो लॉन्ग हो जाता है। ओके, एक बाजू से खींच जाता है। ओके, सो उसको हम कहते हैं पीक टेलिंग। ओके, तो इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्टिव साइड्स ऑफ कॉलम इन कंटेमिनेटेड। ओके, मतलब क्या कि जो कॉलम है उसमें जो एक्टिव साइड्स है वो कंटेमिनेट हो चुके हैं, पुराने कोई कॉलम के वॉशिंग प्रॉपरली न होने की वजह से भी उसमें कुछ पार्टिकल्स या ड्रग सब्सटेंसेस रह चुके होते हैं, उसको हम कंटेमिनेशन कहते हैं। ओके, कॉलम अगर आपका ओवरलोडेड है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। ये सेम प्रॉब्लम आप हमने देखा है HPLC में, और इसमें भी हमने सेम ही टाइप के सोल्यूशन या कॉजेस प्रीफर किए हैं। ओके, सजेस्ट किए। और अगर आपका कॉलम बहुत पुराना है, डिग्रेड हुआ है, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, इन दैट केस देन यू कैन रिप्लेस द प्रॉब्लम। ओके, और सॉरी, यू कैन रिप्लेस द कॉलम। आइदर यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सैंपल यू आर इंजेक्टिंग इन, या तो फिर आप उसमें जो लाइनर यूज करने वाले हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ फिल्टर। ओके, या तो फिर आप pH भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये आप कर सकते हो पीक टेलिंग के लिए। नाउ पीक फ्रंटिंग क्या है, तो पीक फ्रंटिंग वो है कि जो कॉलम है वो इधर आगे की तरफ ऐसा झुका है या ऐसे पीछे की तरफ झुका है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पीक फ्रंटिंग। तो ये जो है वो भी इसी की वजह से हुआ होता है कि जो कॉलम है आपका, तो वो आइदर आपका ओवरलोड की वजह से हुआ है, रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से हुआ है। ओके, या तो फिर आपका रिड्यूस व्हाट यू कैन से रॉन्ग लाइनर आपने यूज कर लिया या कॉलम कंटेमिनेशन की वजह से हुआ है। ओके, सो वन ऑफ द रीजन इज दैट कि जो कॉलम का आपने जो अमाउंट डाला है सैंपल का वो भी ज्यादा डाला हो सकता है, तो वो आप कम करो सैंपल साइज का। ओके, इंजेक्शन का जो टेक्निक है वो भी आप एक बार चेक करो। ओके, कॉलम है वो इधर आपको अगर खराब कॉलम है, कंटेमिनेटेड है, तो उसको रिप्लेस करो, फ्लशिंग करो या पर्जिंग करो। ओके, उसके बाद जो इनलेट टेम्परेचर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है GC में, तो वो आपको उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन of peak fronting. Okay, now we will go to the next reason, that is again the noisy baseline. Okay, तो जो noisy baseline है तो वो इसी की वजह से कॉज हो सकती है noisy baseline, कि उसमें जो कंटेक्ट डिटेक्टर है वो कंटेमिनेटेड है। ओके, एयर मॉइस्चर है सिस्टम में अगर रह गया हो, तो अगर इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम है तो भी ऐसे नॉइजी इश्यूज आ सकते हैं। ओके, तो इस केस में आप डिटेक्टर को चेक करिए। ओके, सेप्टम या फिल्टर या लाइनिंग है उसको चेंज करिए, सिस्टम्स को पर्जिंग कीजिए, मतलब कि इनर्ट गैसेस जो है यहाँ पे फ्लश करिए, गैस की प्यूरिटी को चेक करिए। ओके, सो जो कैरियर गैस का प्रेशर है वो भी आपको चेक करना है और फ्लो को मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज इरिप्रोड्यूसिबल रिटेंशन टाइम ऑफ द पीक। ओके, जो पीक है उसका रिटेंशन टाइम जो है वो कम या ज्यादा हो रहा है। ओके, तो उसको हम पीक शिफ्टिंग भी कहते हैं। तो ये केस में आपका टेम्परेचर जो GC का है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कॉलम जो है आपका वो प्रॉपरली इक्विलिब्रेट नहीं हुआ है टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से। ओके, लीक्स है सिस्टम में कहीं ना कहीं पे। ओके, इधर ऑटो इंजेक्टर में या कॉलम में, या तो फिर वो कॉलम डिग्रेड हो चुका है। ओके, तो ये भी करने के लिए इधर आप कॉलम को रिप्लेस कर सकते हो। ओके, ओवन का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। ओके, कॉलम को इक्विलिब्रेशन टाइम दे सकते हो, मतलब कि मोबाइल फेज मतलब इनर्ट गैस और स्टेशनरी फेज को प्रॉपरली अलाउ कर सकते हो इंटरैक्ट करने के लिए अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट या कंपाउंड कंपोनेंट। ओके, और लीक्स के लिए भी चेक कर सकते हो। नाउ लास्ट प्रॉब्लम इज द ब्रॉड पीक्स। ओके, तो ब्रॉड पीक्स ही आपको देते हैं पुअर रिजोल्यूशन, क्योंकि जो शार्प पीक्स होते हैं वो ही आपको एकदम गुड रिजोल्यूशन देते हैं। ओके, तो ब्रॉड पीक मीन्स पुअर रिजोल्यूशन। ओके, तो वो भी कॉलम ओवरलोड की वजह से हुआ है, इंजेक्शन वॉल्यूम की वजह से, कॉलम कंटामिनेशन की वजह से, या हाइड्रेट वॉल्यूम की वजह से भी हुआ हो सकता है। ओके, तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसका लोड इंजेक्शन वॉल्यूम को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट टाइप का कॉलम आप यूज करो, C8 या C18। ओके, सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करो। ओके, टेम्परेचर है इनलेट का, उसके बाद प्रेशर सिस्टम्स है, उसके बाद जो मोबाइल फेजेस का इनलेट आउटलेट फ्लो रेट है। तो ये सब करने के बाद आपको कॉलम के ब्रॉड पीक्स मिलेंगे। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि मेरा जो एडवाइस है ये पूरे QA/QC सीरीज का। ओके, तो मैंने समराइज किया है यहाँ पे इसको आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अगर मेरा एडवाइस मुझे देना है, ओके, तो आपको अगर सारे क्वेश्चन ना भी आए तो इट्स ओके, जस्ट लर्न टू आंसर द
HR questions also more confidently, and also learn more about the what you can say the fundamentals. आप fundamentals को याद करिए instead of mugging up the concept, आप समझने की कोशिश करिए. हमारे वीडियोस में तो हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करें ये सारी चीज़ें. तो अगर आपको ऐसा किसी ने पूछा कि हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट अ सडन इंक्रीज इन सिस्टम प्रेशर, ओके, सो दीज आर एक्चुअली क्वेश्चंस जो आपको क्यूसी के इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं. ओके, तो आप उनको बोल सकते हो कि हम मोबाइल फेज का कंपोजिशन या विस्कोसिटी चेक कर सकते हैं, कॉलम में अगर ब्लॉकेजेस है या लीक्स है, कंटेमिनेशन है, वो चेक कर सकते हैं, तो सिस्टम का प्रेशर कम कर सकते हैं. आप अगर उनको ऐसा भी बोल सकते हो कि हम पर्जिंग कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर कॉलम को वॉशिंग दे सकते हैं जिसकी वजह से सिस्टम का प्रेशर कम हो सकता है. ओके, ट्यूबिंग्स या फिटिंग्स है वो प्रॉपर लीक्स के लिए या वाल्व्स को चेक कर सकते हैं, वो आप आंसर दे सकते हो उनको. ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ द पीक टेलिंग एक्सीड्स द एक्सेप्टेंस लिमिट. ओके, तो जो आपका पीक टेलिंग है वो बहुत ज़्यादा खींच रहा है वो, ओके, एक्सेप्टेंस लिमिट से भी ज़्यादा, तो आप क्या करोगे. ओके, तो उस केस में आप कॉलम को वापस चेक करोगे कि कोई कंटामिनेशन नहीं है जिसकी वजह से पीक टेलिंग हुआ है. ओके, कोई डिटीरियोरेशन नहीं है आपके सैंपल का. ओके, वो आप चेक करो. मोबाइल फेज आपने प्रॉपर यूज़ किया है कि नहीं, उसका पीएच बफर वो भी आप चेक करो. ये दोनों के लिए है, ये एचपीएलसी के लिए भी है और ये जीसी के लिए भी है दोस्तों. ओके, तो आप वेरीफाई करो सॉल्वेंट का आपने स्ट्रेंथ क्या यूज़ किया है. ओके, उसका वॉल्यूम कितना यूज़ किया है, कॉलम ओवरलोड तो नहीं है, टेम्परेचर आपका ऑप्टिमल होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए जीसी में पर्टिकुलरली. ओके, फिर हाउ टू हैंडल द रिटेंशन टाइम. ओके, आपका अगर रिटेंशन टाइम कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहले रिटेंशन टाइम अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो मोबाइल फेज आपको जो है उसका कंपोजिशन चेक करो, उसको फ्रेशली प्रिपेयर करो, पर्जिंग प्रॉपरली करो, फिल्टर प्रॉपरली, डीगैसिंग करो उसका. ओके, तो ये आपका रिटेंशन टाइम डेफिनेटली इंप्रूव करेगा. ओके, फिर आपने जो भी बफर्स यूज़ किए हैं उसका पीएच आप यूज़ करो, कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक स्ट्रेंथ, जो भी बफर्स आप यूज़ कर रहे हो वो चेक करिए आप. उसके बाद आप कॉलम का टेम्परेचर भी चेक करो. ओके, तो कॉलम का टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फ्लो रेट में मॉनिटर करो. ओके, अगर आपने आइसो ग्रेडियंट प्रोग्राम यूज़ किया है, मतलब मिक्सचर यूज़ किया है सॉल्वेंट्स का, तो उसका कंपोजिशन है परसेंटेज वाइज, तो वो एक बार एक्यूरेट है कि नहीं वो चेक करिए. ओके, कॉलम एक्यूरेटली मूव हो रहा है कि नहीं, इंजेक्शन के पहले सिस्टम सुटेबिलिटी चेक्स परफॉर्म करिए. ओके, तो उसकी वजह से आपका रिटेंशन टाइम जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, the next is what causes the poor shape of peak of the column and the low plate count. Okay, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पीक शेप जो है वो आपके गुड रिजोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो अगर पीक शेप चेंज हो गया, मतलब शार्प से अगर ब्रॉड हो गया, तो इसका मतलब कि रिजोल्यूशन पुअर हो गया और क्रोमेटोग्राम की क्वालिटी पुअर हो गई. ओके, तो ये कैसे इंप्रूव करोगे आप. कॉलम के अगर इश्यूज है जैसे कि कंटामिनेशन, लीक्स है या डिग्रेडेशन है, तो वो आप पहले हटा दो या रिमूव करो या रिप्लेस करो. कॉलम अगर पूरा ना हुआ है तो वो भी आप कर सकते हो. ओके, प्रॉपर कॉलम भी आप यूज़ करो, जैसे कि C8 कहाँ पे यूज़ करना है, C18 कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है दोस्तों. आप प्लीज़ ये सारे लेक्चर्स एक के बाद एक सीरीज़ में देखिए तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा. ओके, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कॉलम का जो वॉल्यूम है वो आप कम करिए. लूज फिटिंग से लूज ट्यूबिंग्स अगर आपने यूज़ किए हैं तो वो आप मत करिए. ओके, ऑटो सैम्पलर्स जो है वो भी आप चेक करिए, एकदम सैम्पलिंग साइज आप कम रखिए. ओके, डिटेक्टर इश्यूज है वो भी आपके कभी कभी डिटेक्ट नहीं होते हैं, तो वो अभी आप एक बार डिटेक्ट करिए. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी एक कॉलम को या पीक को शार्प रखने के लिए. ओके, सो मेरा ख्याल है दोस्तों कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है इंटरव्यू सीरीज फॉर क्यूसी जॉब्स में पर्टिकुलरली. तो मेरा ख्याल यही है दोस्तों कि ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब्स. डेफिनेटली आई होप ऑल द वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू. एंड ऐसे ही वीडियोज़ अगर आपको पसंद है दोस्तों तो आप प्लीज़ ये वीडियोज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा. और डेफिनेटली शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ. और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ दोस्तों. जय हिंद.